हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा कश्यप एंड आई एम द बायोलॉजी मेंटर हियर। सो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाने वाली हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए, वैसे तो हमारे पास यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरीके की सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक वो सेल्स होती हैं जो बेसिकली जिनमें जितनी भी ऑर्गेनेल्स होंगी दे आर वेल डेवलप्ड, और वी कैन से वो सारी की सारी मेम्ब्रेन से बाउंड होंगी, राइट। अगर जैसे आप न्यूक्लियस की बात कर लीजिए तो न्यूक्लियस भी उसके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन से बाउंड होगा। लेकिन वहीं पर जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक्चुअली वैसे तो कोई ऑर्गेनेल एज सच होती ही नहीं है एक्सेप्ट द राइबोसोम। बट अगर हम जो भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, काइंड ऑफ लाइक अगर राइबोसोम भी प्रेजेंट है तो वो आपके पास विदाउट मेम्ब्रेन होगा। तो यानी कि आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। और R.H. विटेकर जी ने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उनका नाम दिया गया है, R.H. विटेकर जी ने 1969 में आपके पास एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो बताया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने 5 किंगडम हमारे पास बताए थे। पहला था किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद था हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसमें यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। लेकिन आपको पता है कि जब हम और एडवांस हो जाते हैं तो हम मल्टी सेल्यूलर होते चले जा रहे हैं। तो मल्टी सेल्यूलर जब आप रखोगे तो आप उसको कहाँ रखोगे, फंगस में रखोगे। भले ही वहाँ पे सिर्फ सेल्युलैरिटी प्रेजेंट हो, मल्टी सेल्यूलर हो, बट देयर इज अ नो प्रॉपर एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स। और वी कैन से वहाँ पे कोई एज सच कोई प्रॉपर टिश्यू नहीं बना है, वहाँ पे लूज टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो हम फंगस को अलग रखते हैं, किंगडम प्लांटिए और किंगडम एनिमेलिया। तो ये दो किंगडम और अलग से उन्होंने दिए थे। किंगडम प्लांटिए पे पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में दिया गया है और किंगडम एनिमेलिया के ऊपर भी पूरा चैप्टर दिया गया है। मैं आज किंगडम मोनेरा में जो सबसे बेसिक है उसके अंदर जो हमारा प्रोकैरियोट है उसकी बेसिक सी स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगी, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में प्रोकैरियोट होते कैसे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया गया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत विजिबल होगा। आई नो कोई प्रॉब्लम है तो मैं जो बता रही हूँ आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या है बेसिकली। यहाँ पे हमने कहा कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए एंड दैट इज़ योर सेल। सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये नहीं होगी तो आपके पास, आप बोल ही नहीं सकते कि आप लिविंग हो। तो सेल्स बेसिकली हमारी सबसे छोटी यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और आपको पता है कि जब सेम ओरिजिन की सेल्स आपस में मिलती हैं तो वो एक टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम चैप्टर में बताया गया है, बट दिस इज नॉट माई मेन फोकस एरिया हेयर। मैं सिर्फ आज आपको सेल और उससे रिलेटेड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ। तो सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको लिविंग बोल सकती हूँ मैं, तो उसके लिए सेल का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, वेदर इट इज़ योर एनाबॉलिक, यानी कि चीज़ें, छोटी चीज़ें जुड़ कर बड़ी बनाती हैं, या फिर वो कैटाबॉलिक हो, यानी बड़ी चीज़ें टूट करके छोटी चीज़ें बनती हैं। तो ये दोनों ही आपके क्या बताते हैं बेटा, दीज शोज मेटाबॉलिज्म, यानी आपकी सेल के अंदर ये मेटाबॉलिज्म चल रहा है। एंड मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म किसी सेल के अंदर होगा तभी आप उसको लिविंग बोल सकते हो, ठीक है। तो सेल की हमारे पास डिफरेंट शेप होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, अलग अलग तरीके की शेप, अलग अलग तरीके के साइज़ की हमें सेल्स मिल जाती हैं। जैसे अगर मैं शेप की बात कर लूँ तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स की शेप आपने देखी होगी, वहाँ पे एक पूरा का पूरा लंबी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन जो है वो एक सर्कुलर बॉडी से अटैच रहता है जिसको हम साइटोन बोलते हैं। एंड साइटोन में बहुत सारी ब्रांचेस निकल के बाहर आती हैं जिसको डेंड्राइट बोला जाता है। तो वो हो गई एक नर्व सेल। और अगर वहीं भी मैं बात करती हूँ एक कोलामिनर एपिथेलियम की, तो आपने देखा होगा वो लंबी होती है, नैरो होती है, पॉइंटेड। समटाइम क्या होता है, अगर हम बात करते हैं स्पिंडल शेप जो है हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं, जैसे स्मूथ मसल सेल्स है ना, वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, पॉइंटेड होती हैं। वहीं पे अगर हम आरबीसी की बात कर ले, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टडी मटेरियल माना जाता है, तो वो है आपकी आरबीसी। आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा बाई कॉनकेव डिस्क शेप होती है, जैसे ऐसे
आपने देखा भी होगा ना आरबीसी को, वो इस तरीके से हमें दिखाई देती है, लाइक अ टॉफ़ी, एल्पेनलीबे की एक टॉफ़ी होती है, उस तरीके से हमें अपीयर होती है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास बीच से जो है वो थोड़ी सी दबी हुई होती है और साइड से पूरी की पूरी इस तरीके से आपको अपीयर होती है। एंड आरबीसी वो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज कराने में हमारे लिए हेल्प करती है, जैसे CO2 हो गया, O2 हो गया, इन सब की हेल्प करवाती है ना। उसके अलावा आपने और क्या सेल्स देखी होंगी बेटा, और हमारे पास आती है WBC, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी के लिए सोल्जर का काम करती है, हमें बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी जनरेट करती है, वो होती है हमारी WBC। और WBC की शेप आपने कभी देखी होगी, एमीबॉइड शेप की होती है ना, एमीबॉइड शेप की होती है। तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा क्यों है, वो एमीबॉइड शेप की क्यों है और उससे उसको क्या बेनिफिट होता है। तो एक बार इस चीज़ का आंसर ज़रूर कीजिएगा। WBC हमारे पास कैसी है, एमीबॉइड शेप की होती हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी सेल्स हैं, जैसे प्लांट के अंदर आपने मीजोफिल सेल्स देखी होंगी। मीजोफिल सेल्स कहाँ पर होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द लीफ एंड वो राउंड और ओवल शेप की होती है। उनका काम क्या होगा, उनका काम होता है फोटोसिंथेसिस में वो हमारी हेल्प करती हैं। तो चलिए खैर ये सारी चीज़ें अलग हैं। साइज़ की बात करूँ तो साइज़ भी अलग अलग वेरिएशंस में आपको मिलेंगे। जैसे ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। उसी तरीके से अगर हम आरबीसी का डायमीटर देख ले तो दैट इज 7 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सली। बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। वायरसेस का अगर हम साइज देखें, इवन वायरसेस आर नॉट द एग्जैक्ट सेल्स, दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर, बट स्टिल हम ऐसा मानते हैं कि जब वो किसी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। वो पूरी मशीनरी को हैक कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायरसेस जो हैं वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट कैसे होते हैं, नॉन लिविंग, बट इनसाइड द होस्ट वो क्या होंगे, दे आर एक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट। तो वहाँ पे वायरसेस का अगर हम साइज की बात करें तो 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। सो यू कैन सी हियर हमारे पास लॉट ऑफ वेरिएशंस आर देयर, है ना। यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशंस है, चाहे आप शेप की बात करो, चाहे आप साइजेस की बात करो, तो वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ सेल, मल्टीपल साइजेस ऑफ द सेल्स। तो ये सारा कुछ प्रेजेंट है। अब जब मैं प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ तो मैं एक बैक्टीरिया को लेकर के समझाऊंगी। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल, यानी मैं एक बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ। टॉकिंग अबाउट अ बैक्टीरिया, आई होप आपको विजिबल होगा बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। और जब मैंने इसका नाम ले ही लिया है प्रोकैरियोटिक बेटा, तो प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, सबसे पहले, फर्स्ट, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं कराऊंगी, छोटी वीडियो रहेगी ये, बट हाँ बेसिकली हम मेन टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे कि क्या क्या होता है एक सेल के अंदर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यहाँ पे सपोज एक मैं बैक्टीरिया की सेल बना रही हूँ जिसका सबसे आउटर मेम्ब्रेन मैंने बनाया है। तो ये सबसे आउटर लेयर एक बैक्टीरिया की है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ अ बैक्टीरिया। ये है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। और ग्लाइकोकैलिक्स देखो जब हमारे पास पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। आप मान लीजिए आपने एक बैक्टीरिया को उठा लिया और आप उसको खोल के देख रहे हो, आप उसकी स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो, तो हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, या तो हम अंदर से बाहर जा सकते हैं या फिर हम बाहर से अंदर जा सकते हैं रीड करते हुए, है ना। तो हम बाहर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास एक बैक्टीरिया है, मैं उसको बाहर से अंदर जाने के टाइम पे पढ़ रही हूँ कि किस किस तरीके से उसके पास स्ट्रक्चर है। ये हो गई पहली लेयर जो आउटर लेयर है, विच इज योर ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर वाली एक और लेयर होती है जिसको आप क्या बोलोगे, इसको हम कहते हैं बेटा सेल वॉल। दिस इज योर सेल वॉल। ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाई है इसको कहा जाता है सेल वॉल, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर एक और लेयर होती है जो कि आपकी बेसिक लेयर होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। अगर वो लेयर नहीं है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी सेल लिविंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल के अंदर लेयर पाई जाती है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर ये नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, चाहे उसके अंदर कितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हो, बट अगर दैट इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये क्या है, अंदर ब्लू कलर में जो मैंने बनाई है, दिस इज योर सेल
मेम्ब्रेन, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड अगर आप तीनों को कंसिडर कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तो इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, सॉरी इसको हम बोलेंगे सेल एनवेलप, इसको बोला जाता है सेल एनवेलप, सेल एनवेलप, ठीक है। तो अब माइंड में आना चाहिए आपके कि इनका फंक्शन क्या क्या होगा। तो जब हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं, व्हाई ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट देयर, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स, तो हम ये देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स एक्चुअल में इसको इम्यूनिटी से क्या करता है, बचाता है। अब इम्यूनिटी से कैसे बचाता है ये समझने की कोशिश करना। ग्लाइकोकैलिक्स पे एक्चुअली क्या होती है, ये दो तरीके से आप मान सकते हो। अगर ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के साथ कंप्लीटली चिपका हुआ है और बहुत टाइटली अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे दैट इट एक्ट एज अ कैप्सूल, तभी किसकी तरह काम करेगा, कैप्सूल। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, देन वी कैन से इट एक्ट एज अ कैप्सूल। बट अगर सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स दोनों अलग अलग हैं और आप इसमें स्मूथ सा टेक्सचर देख रहे हो, तब आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे स्लाइम लेयर। तब हम इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आपके पास इम्यूनिटी का काम कर रही है, इम्यूनिटी में हेल्प कर रही है आपको, जब आप बैक्टीरिया होस्ट के अंदर जा रहा है तो उसको बचा रही है उस होस्ट की इम्यूनिटी से, तब वहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एज अ स्लाइम लेयर। बट अगर ये इसको सिर्फ प्रोटेक्शन दे रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देन इट विल एक्ट एज अ कैप्सूल। तब ये टाइटली अटैच हो जाती है और हम इसको क्या बोलते हैं, इट एक्ट एज अ कैप्सूल। स्मूथ लेयर जो होती है वो इम्यूनिटी हमें जो है होस्ट की, उससे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, मान लीजिए इसका ये मतलब है कि जब कोई बैक्टीरिया किसी होस्ट के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है, तो वो होस्ट जो होता है उसको पहचानने की कोशिश करता है कि बाहर से कुछ आ गया है। कैसे पता चलेगा, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, इसके ऊपर स्पेशल टाइप के टैग्स लगे हुए होते हैं। लाइक सपोज अगर मैं किसी क्लास में एंट्री करूंगी तो मेरे पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, है ना। वो क्या होगा, दैट विल बी माई आइडेंटिटी कार्ड, लाइक माई पहचान पत्र कि मैं इस चीज़ से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए वो मुझे अंदर एंट्री देंगे। बट अगर मेरे पास वो आईडी कार्ड नहीं होगा तो वो मुझे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। सेम इसके साथ है, अगर ये बैक्टीरिया, इसकी बैक्टीरिया के ग्लाइकोकैलिक्स पे कुछ आपको टैग मिल जाएंगे विच एक्ट एज अ फ्लैग कि हाँ हम जो है हम बाहर के हैं या हम अंदर के हैं। जब ये किसी होस्ट के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है, सपोज साल्मोनेला टाइफी ले लीजिए, तो जब साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज करने के लिए किसी ह्यूमन के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है, तो ह्यूमन के अंदर हर सेल के ऊपर कुछ अपने फ्लैग होते हैं जो ये बताते हैं कि वो सारी सेल्स ह्यूमन की खुद की हैं। बट अगर उसी फ्लैग से मिलता जुलता कोई फ्लैग बाहर से आ जाएगा तो बॉडी की सेल्स उसको पहचान नहीं पाएंगी। बट अगर उससे डिफरेंट फ्लैग कोई बाहर से आएगा तो यस, हमारी बॉडी जो है उसको पहचान जाएगी और बता देगी कि बॉडी में किसी फॉरेन पार्टिकल ने एंट्री कर ली है और अब उसको किल करने की ज़रूरत है। सेम होता है बैक्टीरिया के साथ। सम टाइम बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी डेवलप कर लेते हैं कि उनके टैग को और हमारी सेल के टैग को हम पहचान ही नहीं पाते, और ह्यूमन के अंदर जो इम्यूनिटी जनरेट होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती कि वो उन बैक्टीरिया को किल कर पाए, और इसी वजह से हमें क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर मैं ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम द होस्ट इम्यूनिटी। वो उसी तरीके की मिमिक कर लेता है, डेवलप कर लेता है टैग जो हमारी सेल्स के ऊपर है, और इसीलिए वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द फॉरेन पार्टिकल्स। दैट्स वाई हमारी जो इम्यूनिटी है वो प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाती। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कैप्सूल किसके लिए होता है बेटा, दीज आर फॉर द प्रोटेक्शन। एंड स्लाइम लेयर किसके लिए होती है, स्लाइम लेयर एक्चुअली आपके पास वही चीज़ जो मैंने अभी बताई, होस्ट की इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो बैक्टीरिया है उसको हेल्प करती है। उसके बाद आ जाइए सेल वॉल पे। सेल वॉल का कंपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सेल वॉल एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल जो होती है वो पैप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। अकॉर्डिंग टू द RH विटेकर क्लासिफिकेशन, उन्होंने कहा था कि जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। बट अगर आप उसको सेम चीज़ कंसिडर कर रहे हो, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड, तो उसको हम सीधी लैंग्वेज में लिख सकते हैं दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैप्टिडोग्लाइकन। पैप्टिडोग्लाइकन
पेप्टिडो का मतलब यहाँ पे है काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टिडो पेप्टाइड चेन बनाते हैं। और ग्लाइकन का मतलब होता है यहाँ पे शुगर, तो वही चीज़ हो गई शुगर, यानी कि काइंड ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड कंपोजिशन में हो सकते हैं, और वी कैन से पेप्टिडो ग्लाइकन। ठीक, यहाँ पे इस बेस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में रखा जाता है, वन इज ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर वन इज ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होंगे जो ग्राम स्टेनिंग का कलर जो है उसको रिटेन कर लेते हैं, उनको ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है। और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग में जो कलर है उसको रिटेन नहीं कर पाते, उनको ग्राम नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो ये था अबाउट द पेप्टिडोग्लाइकन। और भी डिटेल है बट अभी मैं इसमें नहीं जा रही डिटेल में। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल। तो जब मैं यूकैरियोटिक सेल में सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल पढ़ाऊंगी आपको, 1972 में जो सिंगर एंड निकोल्सन जी ने एक मॉडल दिया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो आइसबर्ग की तरह आप उनको ट्रीट करोगे इन द आइलैंड ऑफ आइलैंड ऑफ, और वी कैन से इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड बहुत ज़्यादा कंटेंट है लिपिड का उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और उसमें प्रोटीन बीच बीच में कहीं पे रखे गए हैं। तो अगर मैं बोलूँ सेल मेम्ब्रेन, तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू यूकैरियोट, सिमिलर टू यूकैरियोट। और आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके पास लिपिड बाइलिपिड लेयर होती है, जिसमें लिपिड जो होते हैं वो ज़्यादातर लिसाइथिन फोस्फोलिपिड होते हैं इस तरीके से, और उनके बीच बीच में आपको प्रोटीन एम्बेडेड दिख जाएगी। तो दिस इज योर लिपिड लेयर। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आई कि जो प्रोकैरियोट है उसकी सेल मेम्ब्रेन और जो यूकैरियोट है उसकी सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली सिमिलर होती है, एंड दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। वो जो चीज़ ज़रूरी है उसी को अलाउ करेगी अंदर आने के लिए, और जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती उसको अलाउ नहीं करती है। ओके, तो अब हम इसके और अंदर चलते हैं। जब हम इसके और अंदर गए तो हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीधे चलते चलते अंदर फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से, या फिर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो बेसिकली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो तरीके के मॉडिफिकेशंस होंगे, या तो ये इन्वेजिनेशन करेगी अंदर की तरफ जाएगी, या फिर ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो हमारे पास दो तरीके के मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जब ये अंदर की तरफ जाती है बेटा, तो यहाँ पे ये बहुत सारी इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको आप बोलते हो मीजोजोम। ये जो इनफोल्डिंग आपने बनाई इसमें दिख रही है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीजोजोम। और ये जो इनफोल्डिंग मीजोजोम की दिखाई दी है, यानी मीजोजोम जो बने हैं ये तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो ये ट्यूब शेप में होंगे, या फिर ये लैमिले शेप में होंगे, या फिर ये आपके पास वेसिकल की शेप में होंगे। तो तीनों अलग अलग हैं। तो ये मीजोजोम है एक्चुअली जो आपको दिख रहा है, इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है, देखो जो साइटोप्लाज्म की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंदर बनाया है, तो बेसिकली इसके पास कोई ऑर्गेनेल तो होती नहीं है, सांस लेने के लिए कोई ऑर्गेनेल नहीं है, एनर्जी बनाने के लिए कोई ऑर्गेनेल नहीं है। तो सारा का सारा काम प्रोकैरियोट किससे करवाता है, इसी स्ट्रक्चर से करवाता है। तो चलिए एक बार मैं इसके बारे में अलग से बना करके आपको दिखाती हूँ, ये सारा रब कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो अभी मैंने सिर्फ अंदर अंदर के स्ट्रक्चर पे मेन फोकस किया है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। चाहे आप ट्यूब की फॉर्म में इसको देख रहे हो, अगर आप चाहो तो तीनों फॉर्म लिख सकते हो इसकी। ये जो आपको ट्यूब की फॉर्म में दिख रही है ट्यूबुलर, ये आपको जो वेसिकल की फॉर्म में दिख रही है दिस इज वेसिकुलर या वेसिकल, और ये आपको एक लैमिले एक शीट की फॉर्म में दिख रही है तो इसको हम बोलते हैं लैमिले। ये तीनों ही मिलकर के बेटा क्या बनाते हैं, ये आपके मीजोजोम बनाते हैं। मीजोजोम जो बेसिकली क्या है, इन्वेजिनेशन होती है। और इस मीजोजोम का काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, उसके अलावा ये क्या करती है, रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। रेस्पायरेशन में ये हेल्प करेगी, और ये रेस्पायरेशन में अगर ये हेल्प करेगी तो यही क्या बनाएगी, एनर्जी भी बनाएगी, यानी एटीपी का प्रोडक्शन भी होगा, एटीपी प्रोडक्शन। उसके अलावा ये क्या करती है, ये जब दो सेल्स आपस में डिवाइड करती हैं, बैक्टीरिया जब बाइनरी फिजन करता है तो 1 से 2 में टूटता है, वहाँ पे न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस को डबल कर देना, रेप्लिकेशन जब उसका होता है तो उसके बाद सेल वॉल जो होती हैं 2 बनानी होती हैं। वो डॉटर सेल के लिए सेल वॉल बनाने का काम कौन करता है, यही करता है। या फिर हम इसको बोले DNA की रेप्लिकेशन भी यही कराता है मीजोजोम। किसके लिए, फॉर डॉटर सेल।
और डॉटर सेल के लिए सेल वॉल की फॉर्मेशन भी कराएगा। इसके पास क्योंकि एंजाइम भी होते हैं, एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, एंजाइम फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर रेस्पायरेशन, इसीलिए फॉर यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस भी होती है, फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी अबाउट द मेसोसोम विच इज़ द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने एक चीज़ समझ में आई हमें कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाती है तो वो एक बहुत बढ़िया काम करती है। पहला सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है मेसोसोम बना करके, दूसरा रेस्पायरेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि रेस्पायरेशन से ही एनर्जी बनेगी, और फाइनली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डॉटर सेल के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें देयर इज सम बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, तो उनमें क्या होता है, उनके अंदर जो ये आपको इमेजिनेशन दिख रही है इसमें कुछ कलर्ड पिगमेंट भर जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल भर जाता है ना, ऐसा मान लीजिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाने लग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर पिगमेंट भर दिया जाता है। इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, कलर भर दिए जाते हैं, इस स्टॉक को हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, क्रोमा मतलब कलर और फोर का मतलब होता है स्टॉक। तो एक ऐसी स्टॉक जिसके अंदर कलर भर दिए गए हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। कलर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, एंथोसाइनिन हो सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया में यहाँ पे क्रोमैटोफोर में मिल जाएगी चीज़। ठीक है, अब हम थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है अंदर भरा हुआ है इसको हम बोलेंगे बेटा साइटोप्लाज्म, सेल का प्लाज्म। और साइटोप्लाज्म अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो इसका ये मतलब है दैट इट इज द मेन अरीना फॉर ऑल द सेल्युलर एक्टिविटीज। जितनी भी सेल्युलर एक्टिविटीज होनी है वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई टोल्ड यू कि ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस मिल रही हैं तभी आप, और वो भी विद अ प्रॉपर बाउंड्री दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, तभी आप उस चीज़ को लिविंग कंसिडर करोगे। तो नाउ इट इज़ अ लिविंग सेल, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सारी रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और अंदर गए। अब इसके पास बेटा न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर थी नहीं, तो इसने क्या लगाया हुआ है अपने पास, समटाइम वो जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए है इसका सिंगल क्रोमोसोम, वो या तो मीजोसोम के साथ बाइंड रहता है इस तरीके से, है ना, फोल्ड होकर के, जैसे एक रबड़ है, आप उसको खींच दो और फिर आप उसको छोड़ दो तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे से अलग से तरीके से फोल्ड हो जाएगी। सेम इसके साथ है, तो इट इज़ योर न्यूक्लियस। अब क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही पुराना, बहुत ही पहला ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे हम इसको प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेटा न्यूक्लियोइड, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, जीनोफोर, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो हम इसको अलग अलग तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरिया है, ऐसा बैक्टीरिया जो सबसे पहले आया था पूरे एवोल्यूशन में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसके पास जो डीएनए होगा उसको क्या ट्रीट करोगे आप, एज अ न्यूक्लियोइड, एज अ जीनोफोर और एज अ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब इसके पास होता क्या है, इस न्यूक्लियोइड में इसके पास होता है डबल स्टैंडर्ड, 2 स्टैंड होते हैं, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है विच एक्ट एज अ मेन जीनोम। यही किसकी तरह बिहेव करता है, मेन जीनोम की तरह एक्ट करता है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज अ मेन जीनोम। ठीक है, अब उसके बाद क्या इसके पास कोई और स्ट्रक्चर भी होती है जो डीएनए की तरह, यानी कि जिसके पास डीएनए होता है, तो यस इसके पास एक और स्ट्रक्चर होती है जो अगेन कैसी मिलेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलती है, और वो होती है कुछ इस तरीके से। अगर ये मेन जीनोम था तो ये क्या चीज है, इसको बोला जाता है बेटा प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या है, डबल स्टैंडर्ड, अगेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, बट दिस इज नॉट द क्रोमोसोमल डीएनए, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इट एक्ट एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा आपको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिल जाएगा। इसका काम क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके काम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये कोई वाइटल जीन कैरी नहीं करता, मतलब ऐसे जीन को कैरी नहीं कर रहा है जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बट येस, अगर किसी बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस लेना हो, कोई फर्टिलिटी में हेल्प लेनी हो, तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 12th क्लास में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस बैक्टीरिया का
बहुत इंपॉर्टेंट काम समझोगे, तो इसलिए हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है इसके पास क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ये हर बैक्टीरिया में तो नहीं होते, बट यस कुछ बैक्टीरिया में होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और क्या हो सकते हैं इसके पास होते हैं फर्टिलिटी जीन, जो इसको फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फर्टिलिटी जीन। ठीक है, तो ये डीएनए जो है ना, ये जो प्लाज्मिड है ये अपने आप से क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, इसलिए हम इसको एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद से ही क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। बट हाँ, इसको कहीं ना कहीं मेन डीएनए की कभी कभी ज़रूरत पड़ती रहती है चीज़ों के लिए, इसीलिए ये कम्प्लीटली हम कंसिडर कर सकते हैं कि कम्प्लीटली अपने आप से चीज़ नहीं कर पाएगा, समटाइम इसको ज़रूरत होती है मेन क्रोमोसोम की। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ, जो जो ऑर्गेनल हमारी बच गई हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। हमने पूरी की पूरी सेल एनवेलप के बारे में बात की है, हमने साइटोप्लाज्म की बात की है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से बने हुए मेसोसोम की बात की है, हमने प्लाज्मिड के बारे में बात कर ली है, उसके अलावा न्यूक्लियस के बारे में हमारी बात हो चुकी है। अब हम कुछ और ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज अ साइटोप्लाज्म विच इज़ द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज़। इन्वेजिनेशन आप देख चुके हो, यहीं पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको बेटा बोलते हो राइबोसोम। इसको हम बोलते हैं राइबोसोम, विच इज़ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। ठीक है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसको बोला जाता है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। इसका काम क्या होता है, इट एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। यही आपकी प्रोकैरियोट के अंदर भी और यूकैरियोट के अंदर भी क्या बनाती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये कितने टाइप की होगी, कौन से टाइप की होगी प्रोकैरियोट में, तो इट इज 70S टाइप इन प्रोकैरियोट। यहीं पे जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो वहाँ पे 80S टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे कैसी है, 70S टाइप की है। इसकी दो यूनिट होती है, एक होती है 50S विच इज़ अ लार्जर यूनिट, एक होती है 30S विच इज़ अ स्मॉलर सब यूनिट। तो ये है लार्जर सब यूनिट एंड इट इज़ अ स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये 80S मिलेगा, बट इट इज़ नॉट एडिटिव इन नेचर, आप इसको जोड़ नहीं सकते हो। इट इज़ लाइक दिस। अगर मैं बोल दूं कि ये मेरे पास 30S है और ये मेरे पास 50S है, तो ये 80S कब बनेगा, 50 + 30 80S कब बनेगा, जब मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ, राइट। दिस इज योर 80S। बट नाउ अब मैं इसको कैसे रख रही हूँ, अब मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, इसमें पैक करके, तो नाउ इट इज़ योर 70S, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ कम कर दी है, वो कंटेंट कम कर दिया है। बट एक्चुअल में इसको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है, बट इन रियलिटी यू गो विद द सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, जो कि एक अलग ही टेक्निक है। उसमें हम पूरे राइबोसोम को जब घुमाते हैं, है ना, तो वो हमारा 70S पे लाई करता है, लेकिन जब हम उसकी अलग अलग यूनिट को घुमाते हैं तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो कहाँ पे लाई करता है, 50S और 30S पे लाई करता है। नाउ व्हाट इज S हेयर, तो S जो है यहाँ पे एक सेडिमेंटेशन यूनिट है, या फिर जिसको हम वेदबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट भी बोल सकते हो। इट इज अ सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था नाम, उसी के नाम पे इनका नाम रखा गया है, स्वेडबर्ग यूनिट। एक्चुअल में इट इज़ नथिंग, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली मेजर करती है डेंसिटी और द साइज ऑफ सब यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नीट का भी एक बार पूछा गया था कि इसका काम क्या होता है। इट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इट इनडायरेक्टली मेजर साइज एंड व्हाट, साइज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, साइज एंड डेंसिटी। इट इनडायरेक्टली मेजर साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, अब बहुत सारे अगर आप ये देखोगे ना, राइबोसोम मैंने इस तरीके से बनाया, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो सपोज ये छोटी यूनिट है, ये इनकी बड़ी यूनिट हो गई। ये 50S ऊपर मैंने ब्लैक में बना दिया, और छोटा क्या है, ब्लू कलर में आपको 30S मिल जाएगा। जब इसके पास से RNA निकलता है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। और ये कंपोजिशन, जब एक ही mRNA में बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम। इसको क्या बोला जाता है, पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम। इसका काम ही क्या है, इट इज यूज्ड टू फॉर्म द प्रोटीन। ठीक है, उसके अलावा इस बैक्टीरिया के पास खाने के लिए भी कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कई अलग अलग टाइप के ग्रैन्यूल्स जिसमें रखे हुए होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो,
ये हो गए रिजर्व ग्रैन्यूल या फूड ग्रैन्यूल्स आप इनको बोल सकते हो। ये क्या क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ग्लाइकोजन के हो सकते हैं ग्रैन्यूल, या फिर ये फॉस्फेट के ग्रैन्यूल हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल या फिर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं जो रिजर्व फूड की तरह यहाँ पे काम करते हैं। सम टाइम अगर इस बैक्टीरिया की मैं बात करूँ, अगर ये कोई एक्वेटिक बैक्टीरिया है, मैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर समझा रही हूँ आपको, अगर ये कोई एक्वेटिक बैक्टीरिया है तो इसको तैरने के लिए, बायोन्सी के लिए भी एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको बोला जाता है गैस वैक्यूल। वो हर किसी में तो प्रेजेंट नहीं होता, बट ऑफकोर्स जिनको तैरना है, जिनको बायोन्सी क्रिएट करनी है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है गैस वैक्यूल। तो यहाँ पे आपको गैस वैक्यूल भी दिखाई दे जाएगा। एक्वेटिक बैक्टीरिया में अगर देखोगे तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ नॉन मेम्ब्रेनस, एक्चुअली नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल होती है, इसको हम बोलते हैं गैस वैक्यूल, नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, काम क्या होता है इसका? फॉर टू क्रिएट बायोन्सी या फॉर मेंटेन बायोन्सी, किसके अंदर? एक्वेटिक बैक्टीरिया के अंदर। ये वहाँ पे एक्वेटिक बैक्टीरिया का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, तो वो आ जाएगा थर्मस एक्वेटिकस। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे हमें एक पॉलीमरेज निकाल के लाते हैं, हम एक डीएनए पॉलीमरेज निकाल के लाते हैं, एक एंजाइम निकाल के लाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है, और वो पीसीआर में यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है टैक पॉलीमरेज। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में से। और क्योंकि वो बैक्टीरिया पानी के अंदर रह सकता है, इसीलिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? गैस वैक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो चलिए, ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी इन्वेजिनेशंस और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनकी बात कर ली है। अब हम सेल के बाहर जो जो चीज़ें होती हैं उसकी बात करेंगे, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जब बाहर की तरफ निकलती है तो क्या क्या बनाती है वो हमने बात करनी है। तो अब मैं सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही हूँ, कुछ और नहीं बनाऊंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चलो सेल वॉल भी बना देते हैं, समटाइम्स सेल वॉल की एक्सटेंशंस भी होती हैं वो। ये है आपकी सेल वॉल और इसमें मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बना दी है। ठीक है, तो इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं जो बाहर की तरफ निकलती हैं बेटा। एक तो निकलती है छोटी स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं पिलाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिलाई, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। पिलाई फॉर कॉन्जुगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉन्जुगेशन इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया को जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो पिलाई क्या करती हैं? पास लेकर के आती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन को, विच एक्ट एज अ मेल और फीमेल, और उनको जब पास लेकर के आती है तो ये अपना जो डीएनए होता है उसको ट्रांसफर करवा देती है पिलाई की हेल्प से। उसके अलावा जो एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। जो कॉम्ब होता है घर में उसमें, या फिर हेयर मान लीजिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्रश करते हो आप उसमें जो हेयर होते हैं उनकी तरीके का होता है, ये इसको बोलते हैं ब्रिजल्स लाइक फिम्ब्रिए। ठीक है, इसका काम और इसका काम समटाइम क्या होता है, दोनों का काम ही फॉर द अटैचमेंट होता है, फॉर द अटैचमेंट, फॉर एडिशन। किसी चीज़ के साथ अगर इसको चिपकना है, सपोज बैक्टीरिया को जाकर के होस्ट की सेल पे चिपकना है, या फिर बैक्टीरिया को जाकर के दीवार पे चिपकना है, तो वो क्या हो गया आपका? फॉर एडिशन बोल दो या फिर फॉर अटैचमेंट, है ना। ये इस चीज़ के लिए होता है, फॉर अटैचमेंट। इसका बस इतना ही काम है पिलाई और फिम्ब्रिए का। और ये बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, ब्रिजल्स लाइक होती है। दे आर नॉट यूज्ड फॉर द लोकोमोशन, ये बात याद रखना है, लोकोमोशन के लिए ये यूज़ नहीं की जाती है। नाउ हमारे पास एक बचती है जो लोकोमोशन। बैक्टीरिया अगर लोकोमोट करेगा तो कैसे करेगा? लोकोमोशन के लिए उसको क्या चाहिए होगा? उसके पास होती है बेटा फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला जिसकी 3 चीज़ें होती है, एक होती है बेसल बॉडी, एक होती है हुक, और एक होता है उसके पास फिलामेंट। एक उसके पास क्या होता है? उसके पास एक होता है फिलामेंट। इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है इसको बोला जाता है फ्लैजिला। इट इज योर फ्लैजिला। बैक्टीरिया में किस चीज के लिए होता है ये? फॉर लोकोमोशन। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, याद रखना, साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता है। तो जब यहाँ पे इसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज द बेसल बॉडी जो एम्बेडेड है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है पूरी, ये वाली, ये इसको मैं बोलूँगी हुक,
और ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जो एक्चुअल में हेल्प करेगी मूव करने में, इसको बोलते हो फिलामेंट। तो ये तीनों मिलाकर के हमारे क्या बनाते हैं, फ्लैजिला बनाते हैं। तो जब फिलामेंट मूव करता है इस तरीके से तो बैक्टीरिया आपका लोकोमोट करता है। तो फाइनली दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें मैंने आपको डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। इवन उतनी डिटेल अभी भी हम नहीं गए हैं, बट येस लॉट ऑफ थिंग्स आर कवर हियर, जो मैंने ऑलमोस्ट इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पर अगर आपको इस तरीके से लेक्चर चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। अदरवाइज हमारी अभी नोट्स के थ्रू जो है वो एनिमल किंगडम की सीरीज चली हुई है, मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।